स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पिछले कुछ वर्षों से यूरोपियन यूनियन के देशों में असाइलम पॉलिसी को लेकर काफ़ी तीखी बहस हो रही है। इशू है कि यूनियन की किस कंट्री को असाइलम चाहने वाले कितने इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ लेना चाहिए। मेन इशू है इलीगल इमिग्रेंट्स का। इस इशू पर ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ की एक मीटिंग में एक डील हुई है जिसमें असाइलम प्रोसीजर की कंप्लीट ओवरहॉलिंग पर सभी मेंबर कंट्रीज सहमत हो गए हैं। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में हम असाइलम पॉलिसी और उससे रिलेटेड दूसरे एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यूरोपियन यूनियन की। ये 27 यूरोपियन कंट्रीज का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है। यूनियन का दावा है कि वो अपने मेंबर कंट्रीज में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा देता है और ये दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेड ब्लॉक है। यूनियन की इन 27 में से 19 कंट्रीज में ऑफिशियल करेंसी के रूप में एक ही करेंसी यानी यूरो चलती है। इस यूनियन का मकसद इकोनॉमिक, सोशल और सिक्योरिटी वेलफेयर के लिए यूरोपियन कंट्रीज को एकजुट करना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ रखने के लिए कई एफर्ट्स किए गए, जिनमें से एक ये भी था। असाइलम सीकर यानी शरण मांगने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसे रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिला है लेकिन वो परसिक्यूशन और सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के कारण अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रहना चाहता है, उसे असाइलम सीकर कहते हैं। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 2015 में 10 लाख से ज़्यादा लोग असाइलम के लिए यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचे थे। इसे देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने असाइलम लॉज को कड़ा कर दिया और एक्सटर्नल बॉर्डर्स पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी। इसके साथ ही कई कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को ऐसे लोगों को अपने यहाँ ही रोकने को कहा है। इन सिचुएशंस में पिछले कई सालों से यूरोपियन यूनियन एक हार्मोनाइज असाइलम पॉलिसी बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिन्हें सभी 27 मेंबर कंट्रीज एक्सेप्ट कर सकें। चूंकि सभी कंट्रीज की अपनी पुलिस और जुडिशरी है, इसलिए ये काम इतना आसान भी नहीं है। असाइलम प्रोसीजर रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मांगने वाले व्यक्ति के लिए एक ऐसे कॉमन प्रोसीजर की बात करता है जो ईयू के सभी मेंबर्स को फॉलो करना होगा। इसमें तय समय सीमा की बात है और असाइलम सीकर्स को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, इसके लिए स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं। यानी असाइलम सीकर्स के साथ कोऑपरेट करना होगा और हर संभव उसकी मदद करनी होगी। ये इंश्योर किया गया है कि सिस्टम उसके साथ कोई बुरा बर्ताव न करे। असाइलम प्रोसीजर रेगुलेशन यानी एपीआर में मैंडेटरी बॉर्डर प्रोसीजर का प्रोविजन किया गया है, जिसके तहत इन मेंबर कंट्रीज के बॉर्डर्स पर अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो उस पर तुरंत विचार शुरू कर देना होगा। हालांकि बॉर्डर पर एप्लीकेशन देने का मतलब ये नहीं होगा कि वो व्यक्ति उस देश की सीमा में एंट्री पाने का तुरंत हकदार हो जाएगा। इस असाइलम प्रोसीजर रेगुलेशन में असाइलम मांगने वाले व्यक्तियों पर भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति को पहली या एक ही बार में ये तय करना होगा कि उसे किस देश में शरण लेनी है और फिर असाइलम मिलने यानी लीगल स्टे मिलने के बाद किसी दूसरी कंट्री में उनके जाने यानी सेकेंडरी मूवमेंट्स को डिस्करेज किया जाएगा। असाइलम सीकर यदि कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है या फिर इंफॉर्मेशन छिपाता है या वो मेंबर कंट्रीज की सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन मेंबर कंट्री के लिए पूरे प्रोसीजर का पालन करना मैंडेटरी होगा। ये पूरी प्रोसीजर 6 मंथ से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, बल्कि उससे पहले ही फैसला ले लिया जाना चाहिए। ये प्रोसीजर उन कंट्रीज से आने वाले सिटीजन्स पर लागू होंगी जिन्हें ईयू खतरनाक या अनकोऑपरेटिव मानता है, या फिर भारत या सर्बिया जैसे देशों से आने वालों के लिए भी जिनका असाइलम रिकॉग्निशन रेट ईयू में बहुत कम है। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज उन लोगों के लिए इस प्रोसीजर को तेज कर सकती हैं जिन्हें समुद्र से पकड़ा गया हो या इल्लीगल तरीके से बॉर्डर पार करते हुए पकड़े गए हो। 2022 में असाइलम के लिए अप्लाई करने वालों में से सिर्फ 40% एप्लीकेंट ही सफल रहे। बाकियों को उनके देश वापस भेजने की कोशिशें तेज की गईं। भारत, नॉर्दर्न मैसिडोनिया, मोल्डोवा, वियतनाम, ट्यूनीशिया, बोस्निया, सर्बिया और नेपाल जैसे कंट्रीज को सिक्योर ब्लॉक्स की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इन कंट्रीज से इल्लीगल तरीके से यूरोप आने वाले लोगों को असाइलम देने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। इस नई डील के तहत यूरोपियन यूनियन में शामिल हर कंट्रीज को अपने यहाँ 30,000 लोगों को निश्चित समय में असाइलम देने की व्यवस्था करनी होगी। इसका निर्धारण उस देश की जीडीपी और पॉपुलेशन के आधार पर होगा
और ये भी देखा जाएगा कि समुद्री रास्तों सहित उस देश के लिए कितनी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। जो कंट्रीज असाइलम नहीं दे सकेंगे उन्हें असाइलम देने वाली कंट्री को 20,000 यूरोस पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से पे करना होगा। ये अमाउंट एक फंड में जाएगा जो ब्रसेल्स के सुपरविजन में होगा। इस फंड के जरिए इमिग्रेंट्स को अपने यहाँ रखने वाले देशों को फाइनेंशियल मदद दी जाएगी। यदि सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो ये असाइलम प्रोसीजर रेगुलेशन मौजूदा सिस्टम यानी डबलिन रेगुलेशन एग्रीमेंट को रिप्लेस करेगा। इस एग्रीमेंट को 1990 में बनाया गया था। नया एपीआर रूल्स को स्ट्रीमलाइन करने के साथ ही टाइम लिमिट को भी कम करता है। हालांकि इसे लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं। ग्रीस और इटली ने अभी इस पॉलिसी को एंडोर्स नहीं किया है। एंडोर्स करने से पहले इन देशों ने कुछ सवाल उठाए हैं। सदर्न कंट्रीज ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि उनके यहाँ असाइलम सीकर्स की बाढ़ सी आ सकती है, जबकि जो देश दूर हैं वे अपने आप को पीछे कर लेते हैं। ईयू में सबसे मुखर आवाज़ पोलैंड और हंगरी ने उठाई है, जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज से आने वाले लोगों के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। हंगरी ने तो इस मामले में ब्रसेल्स पर अपनी ताकत को मिसयूज करने का भी आरोप लगाया है। एक दूसरी चिंता इस बात से जुड़ी है कि एक बार यूरोपियन कंट्रीज में घुसने के बाद उनके मूवमेंट पर कैसे निगाह रखी जाए, क्योंकि यूरोप के कई देशों में फ्री ट्रेवल की सुविधा है, यानी इंटरनल वीज़ा नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि कहीं इस नई पॉलिसी से सालों पहले वाली सिचुएशन फिर न पैदा हो जाए, जब यूरोपियन यूनियन के एक छोर पर स्थित ग्रीक आइलैंड पर ओवर क्राउडेड माइग्रेशन कैंप्स बना दिए गए थे। एक कंसर्न ये भी है कि कहीं ये पॉलिसी माइनर्स के लिए डिटेंशन सेंटर न बन जाए। बहरहाल यदि भारत में रिफ्यूजी लॉज की बात करें तो भारत ने 1951 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजीज और 1967 के प्रोटोकॉल थ्योरॉन का सिग्नेटरी नहीं है, यानी भारत ने इन दोनों पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। फिलहाल भारत में रिफ्यूजीज से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। इसकी बजाय सरकार ने दिसंबर 2011 में स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरीज के पास रिफ्यूजी स्टेटस का दावा करने वालों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। इस प्रोसीजर के तहत यदि किसी इंडिविजुअल या किसी एथनिक ग्रुप को रेस, रिलीजन, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिक आइडेंटिटी को लेकर वास्तव में कोई खतरा है तो ऐसी कंडीशन कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म वीज़ा देने की सिफारिश करेगा, और ये सिफारिशें विक्टिम्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही की जाएंगी। और यदि किसी व्यक्ति को लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है तो उसे यहाँ पढ़ाई करने और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के राइट्स मिल जाएंगे। जहाँ तक असाइलम मामले में नई डील का सवाल है तो जो कंसेंसस बनी है उस पर अभी कई दौर की बातचीत होगी और पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट्रियन इस पर वोट करेंगे। सभी स्टेप्स पर कंसेंसस बनने के बाद 2024 में इन पर कानून बनने की संभावना है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।